हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हमने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। पहले की क्लासेस ज़रूर पढ़ लेना और यार प्लीज़ टाइम टाइम पे ज़रूर रिवीजन करते जाना, ठीक है। आप कोई भी क्लास लेने से पहले, जैसे आप अभी वाली क्लास अगर ले रहे हो, तो इसके पहले का जो पढ़ाया हुआ है उसको एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करके तभी बैठना, ठीक है। अगर पहले का एक बार पढ़ के बैठोगे और तब ये पढ़ने आओगे, आज का ये समझ लो XYZ आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, तो पहले का अगर पढ़ के आओगे ना यार, तो खुद में ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, हाँ कि हमने पीछे का पढ़ा हुआ है और आगे का भी कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाता है अच्छे से, ठीक है। तो आई होप इतना मैं लेके चल रही हूँ कि आप लोगों ने पीछे की क्लासेस ली हुई हैं और पीछे की चीज़ें आपको आती हुई हैं, है ना। चलो फिर ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनाइटिलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ठीक है। इसका यही मतलब है कि देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ओवरीज है, ये आपकी ओवरीज है, ये ओविडक्ट है, ये यूट्रस है, इधर ये सर्विक्स है, देन दिस इज कॉल्ड व्हाट, वजाइना, ठीक है। एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। और बच्चों ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इन फीमेल्स, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। These parts of the system along with a pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care। ये बता रहे हैं कि हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही बेटा जी, हम इसी के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्या करते हैं कि ये जो ओव्यूलेशन है, फर्टिलाइजेशन है, प्रेगनेंसी है, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये सब किसके अंदर आ रहा है बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही तो आएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। ओवरीज आर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम एंड सेवरल स्टेरॉयड हॉर्मोन्स, ओवेरियन हॉर्मोन्स। ये कह रहा है कि ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी है, जिसका काम क्या है बच्चों, oogenesis करना और ओवेरियन हार्मोन रिलीज करना, ठीक है। अगर आप यही बात करते हो मेल्स में प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा था, टेस्टिस था, ठीक है। अगर इसे थोड़ा रिलेट करके चलोगे ना तो कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to a pelvic wall and uterus by ligament। हमें पता है ओवरी कितने की है बच्चों जी, कितना इसका डायमेंशन क्या है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है ये लेंथ में, ठीक है। और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से यूट्रस की, समझ लो ये यूट्रस है ना, ये हमारा यूट्रस है और इससे जो कनेक्ट होते हैं यहाँ से ये लिगामेंट से कनेक्ट होता है, ठीक है। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। देखो इस लाइन का क्या मतलब है बच्चों, कि जो हमारी ओवरी है ना वो कवर हुई है, इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। मतलब ये समझ लो, ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये मैंने ऐसे रफ डायग्राम बनाया थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ओवरी है, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम, ठीक है। देखो ये लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम। तो ये ओवरी है, ये यही बता दे कि ओवरी है, और ये जो वाइट वाइट सा आप देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये क्या है, ये थिन एपिथेलियम से ओवरी क्या है, कवर्ड हो रखी है, ठीक है। और ओवरी के अंदर क्या है बच्चों, स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर जो भी आपको चीज़ें दिखेगी, जो भी चीज़ें रखी हुई है, जो भी चीज़ें मिर्च मसाला आप जो भी बोल लो उसके अंदर है बेटा जी। इस ओवरी समझ लो एक डब्बा है और उसके अंदर जो रखा हुआ है जो भी कंटेंट है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रोमा 2 भागों में बटा हुआ है बच्चों, जो आउटर पार्ट को, इस स्ट्रोमा के आउटर पार्ट को इसको, ठीक है, इस आउटर पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, आउटर कॉर्टेक्स, एंड इनर वाले पार्ट को कहते हैं हम इनर मेडुला। इस लाइन में देखो ये लिखा हुआ है, ये ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम, ठीक है, कवर है, विच इनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके इनक्लोजेस मतलब बेटा जी उसके अंदर, ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा डिवाइडेड है 2 जोन्स में, बाहर वाला का क्या था, कॉर्टेक्स था, और अंदर वाला क्या था, मेडुला था, है ना।
देखो ये पूरा पैराग्राफ हमने देख लिया। हमने क्या देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस हो रहा था, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये आपकी यहाँ पे ये देखो, ये पहला पैराग्राफ जो है इसमें ये लिखा हुआ है ना। और हमने देन देखा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या था आपका, ओवरीज थी। ओवरीज क्या करती थी बेटा जी, oogenesis है, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन रिलीज करते थे। ठीक है, अब आप आ जाओ इधर, देखते हैं ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से होता है बेटा जी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन। और रिलैक्सिन सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होता है। इन सब के बारे में ना अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं हो। अब देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। हम अभी फीमेल्स की बात कर रहे हैं बेटा जी। फीमेल एसेसरी डक्ट कौन कौन सी है, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आता है, मेमोरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में है बेटा जी वल्वा। ठीक है, अब अगर हम इसी में कंपेयर करते हैं मेल्स में, तो मेल एसेसरी डक्ट कौन कौन से थे बच्चों, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। ये था मेल एसेसरी डक्ट्स। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या थे बच्चों जी, बताइए ज़रा। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और मेल्स में बात करेंगे तो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की, तो उसमें क्या था बच्चों जी, पेनिस था एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, है ना। और यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। ये पैरा हमने डिस्कस कर लिया, ओके। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ बच्चों, बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है नॉर्मल सा लोगों को, है ना। जब मेरे टाइम पे मैं पढ़ती थी, जब मैं बहुत पहली पहली बार मैंने सुना था, तो मुझे भी ये बहुत कन्फ्यूज़न होता था। मुझे लगता था कि ये जो डायग्राम है ना, ये जो आप यूट्रस का डायग्राम देख रहे हो, यही एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, मुझे लगता था यार यही है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। मुझे इतना फ़र्क नहीं पता था उस टाइम पे, जब मैं छोटी थी, पहली बार मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, मुझे इतना नहीं पता था। तो चलो, अब मैं जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेटा जी ना, दो वो आते हैं, एक इंटरनल ऑर्गन आता है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, जो कि ये यूट्रस ये वाला डायग्राम दिखाता है। और एक एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है बच्चों, जो इस पिक्चर में शो किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या लगता था, ये है ना, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन बेटा जी, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, यूट्रस बेटा, इट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। भाई, बॉडी के अंदर होता है यूट्रस, आप उसको ऐसे बाहर से नहीं देख सकते हो। जैसे आप किडनी नहीं देख सकते, अपना लीवर नहीं देख सकते, अपना हार्ट नहीं देख सकते बेटा जी, ये सब क्या है, इंटरनल ऑर्गन है ना, आप बाहर से नहीं देख सकते हो। तो वैसे बेटा जी, ये डायग्राम जो है, ये जो यूट्रस है, ये भी क्या है, बॉडी के अंदर है, आप बाहर से नहीं देख सकते हो इसको, है ना। और ये क्या है, ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है। अब जब हम मॉन्स प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, हम इस डायग्राम के अंदर आते हैं बच्चों, तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। ठीक है, और ये वाला डायग्राम क्या है, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। हम इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस कर देती थी। मैं क्या करती थी कि मुझे लगता था कि यार ये जो हमारा ये डायग्राम है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यही 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, यही एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। मैं पता नहीं इन दोनों में कंफ्यूज होकर एक ही चीज़ें समझ जाती थी। मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको जेन्युइनली, ठीक है। और ये मैंने देखा मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता था, पर ऐसा नहीं है। ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है बच्चों। ये यूट्रस, जैसे आप किडनी, लीवर, इन सबको नहीं बाहर से देख सकते हो ना, वैसे ये डायग्राम को भी नहीं देख सकते हो बाहर से। ये इंटरनल ऑर्गन है, ठीक है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है। और इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। ठीक है, ये यूट्रस, ओवरी, ओविडक्ट, ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और ये हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, इन फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ तो, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया में ऑर्गन में आपका क्या है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। अभी मैं आगे बताऊंगी इन सब का क्या रोल है और क्या काम कर रहे हैं, कैसे क्या है। बस अभी ये मैं बताना चाहती थी कि ये जो डायग्राम यूट्रस आप देख रहे हो, ये सब क्या है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, एंड दिस इज एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। दिस डायग्राम इज, आप ये डायग्राम को देखोगे ना, तब ये सोचना कि इट इज सिचुएटेड और लोकेटेड इनसाइड द बॉडी इन द पेल्विक कैविटी बच्चों, एंड कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। समझ गए? अब तो समझ जाना चाहिए, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। और ये क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ।
ये हमारा ओवरी का डायग्राम था, हमने देख लिया था कि वो कवर हो, ओवरी बाहर से कवर हुई है किसे, एक थिन जर्मिनल एपिथेलियम से, ठीक है। और फिर ओवरी के अंदर के जो भी मिर्च मसाला है उसको हम स्टोमा कहते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं, ठीक है। और ओवरी में देखते हैं ओवरीज कैसी होती है बेटा जी, पेयर्ड होती है और लेंथ उनकी क्या थी, 2 से 4 सेंटीमीटर थी। ये कनेक्ट होती है यूट्रस से किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। ये कवर होती है एक थिन एपिथेलियम से, ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, इसके अंदर जो मिर्च मसाला रखा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ये भी पता है कि बाहरी हिस्से को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं, है ना। चलो, अब ये जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये ओवरी का डायग्राम है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी ग्राफियन, इसके अंदर oocytes होते हैं। इसकी बात अभी हम oogenesis में करेंगे, ये ओवरी का ही डायग्राम है। अब देखो, दी ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट को बच्चों फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, देखो इसमें लिखा है ना, ये क्या है, कंस्टिट्यूट करता है फीमेल एसेसरी डक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने पढ़ा था, ये देखो फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स की बात करी थी हमने, ओविडक्ट की बात की थी, यूट्रस एंड वजाइना की। अब ये लाइन में आओ, देखो क्या लिखा है, फीमेल क्या कहा गया, द ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब यूट्रस वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। यही सेम चीज़ वहाँ भी लिखी थी कि फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या होता है बच्चों, ओविडक्ट आता है, यूट्रस आता है एंड वजाइना आता है, ठीक है। ये फीमेल एसेसरी डक्ट है। अगर मेल की बात करते हैं तो तब वहाँ पे रेट्रोटेस्टिस, वासा फ्रेंचिया, हेपेटिडाइमस, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पे ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना बच्चों ये क्या करे, कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, इसकी जगह कुछ और अगर नाम लिख दिया जाए, ठीक है, ओविडक्ट की जगह अभी कोई क्वेश्चन मुझे बना तो मैं लिखती हूँ ओवरी यूट्रस वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान से एक एक शब्द को पकड़ के चलना है आपको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही तो आंसर करना होता है पहली बात तो, और इसी को समझना है। तो बहुत ज़्यादा सोच के कुछ नहीं होगा, एनसीईआरटी में जो लिखा है उस शब्द को समझो, पकड़ो और एकदम अच्छे से कंठस्थ होता है ना बेटा जी, दिमाग में बिठा लेना होता है, उसको एकदम दिमाग में बिठा लो। अभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यार कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या है। मैम ने बताया कि इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, यस मुझे पता है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ऐसा एकदम फील होना चाहिए भाई। चलो आगे देखते हैं। अब ये बात कर रहे हैं फीमेल एसेसरी डक्ट में क्या क्या आता है, हमारा ओविडक्ट आएगा, यूट्रस आएगा एंड वजाइना आएगा, ठीक है। चलो, each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extend from the periphery of each ovary to uterus। मैं ये कह रहा है कि ये जो हमारा ओविडक्ट है ना, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, पेरीफेरी, यानी कि यहाँ देख ओवरी से लेके ये जो आपका यूट्रस है यहाँ से यहाँ तक होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है। अभी हमने लेंथ की बात करी तो ओवरी का क्या लेंथ हमने देखा था, बताओ बताओ, 2 से 4 सेंटीमीटर थी। ओविडक्ट की क्या है, 10 से 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। द पार्ट क्लोजर टू ओवरी इज द फनल शेप्ड इनफंडिबुलम, ठीक है। ये जो ओवरी है बच्चों जी, अभी जो देखो जो पार्ट ओवरी के सबसे ज़्यादा पास है, ये से फनल शेप, ये देखो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोलते हैं उसको, ठीक है। The edge of the infundibulum possess finger like projection called fimbriae। अब जो infundibulum का ये जो edge है ना, ये देखो finger like structure दिख रहा है ना बच्चों, इसको हम fimbriae कहते हैं। which help in collection of the ovum after ovulation। अब यहाँ से जब ओवरी से ओव्यूलेशन हो रहा है ना, तो फिम्ब्रिए में क्या कर रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं इसको कलेक्ट करके इनफंडिबुलम पे देते हैं, फिर वो एम्पुला में आता है, फिर इस्थमस में आता है, ऐसे ही बच्चों पास होता है आगे की ओर। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, इनफंडिबुलम बच्चों लीड्स करता है वाइडर पार्ट को, जिसको हम यहाँ पे ना एम्पुला बोलते हैं। आ जाओ आगे के उसमें डिस्कस करा होगा। पहले तो मेनली हम ये देख लेते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में मोस्टली हमने देखा 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है बच्चों जी, ये इनफंडिबुलम है, देन नेक्स्ट इज एम्पुला, फिर यहाँ पे इस्थमस आता है। एम्पुला ना थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, कभी एम्पुलरी जंक्शन देखो, थोड़ा सा बड़ा एरिया होता है ना, थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस होता है, उसको एम्पुला कहते हैं। मोस्ट एम्पुला ही वही रीजन है बच्चों जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म और ओवम का मीटिंग मोस्टली एम्पुलरी रीजन में ही होता है। और लास्ट पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। ये क्या है, आपके फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं, ठीक है। चलो, अब जो हमने देखा था यहाँ पे स्लाइड पे छोड़ा हुआ था, द इनफेंडिबुलम लीड्स टू वाइडर
अ पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। अब ये इन्फेंटिबुलम हो गया सबसे पहले, आगे वाले फिम्ब्री है, इन्फेंटिबुलम, फिर इन्फेंटिबुलम ने लीड किया वाइडर पार्ट को। अगर यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बना दिया, इन्फेंटिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट कॉल्ड एज क्या, इस्थमस। लो, गलत हो गया ना बच्चों। यही ऐसे ही ऐसे ऐसे रीजन में सवाल आते हैं, ऐसे ही तो चीज़ों में कंफ्यूजन हो जाता है। हमें लगता है यार ठीक है ये तो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, और जल्दी जल्दी में जब हम लास्ट टाइम होता है ना बच्चों एग्जाम में, पैनिक कर जाते हैं, अरे इतना टाइम बचा है, ये भी सॉल्व करना है वो भी सॉल्व करना है, तो उसी टाइम हम ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये कैसे ही सुधरेंगे, जितनी बार आप इसको मल्टीपल रिवीजन करोगे और ध्यान से समझोगे तो तुरंत ही एक बार ही में क्लिक हो जाएगा, अरे भाई ये तो गलत है, वाइडर पार्ट को तो हम एम्पुला कहते थे, आप इस्तमस कैसे लिख दिया, बिल्कुल गलत है। ऐसे ही बच्चों समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टाइम इतना नहीं लगता, हम तो पैनिक करते हैं जिस टाइम पे ना, उस टाइम हम ओवर थिंक में, स्ट्रेस में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। उस टाइम पे हमें एकदम अपने आप को कूल एंड काम रखना होता है, बस लाइन को एक बार अच्छे से पढ़ना होता है। ठीक है, चलो, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट isthmus हैज अ नैरो ल्यूमन एंड इट जॉइंट्स द यूट्रस। अब isthmus क्या करता है, इसका नैरो ल्यूमन है, मतलब थोड़ा सा पतला रास्ता होता है इसमें। ठीक है, और ये क्या करता है, ज्वाइन हो जाता है ये यूट्रस से। ठीक है, चलो, द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड वूम। अब ये पता, यूट्रस हर एक फीमेल में बेटा जी एक सिंगल यूट्रस ही होता है, और उसको हम वूम भी कहते हैं। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, और ये यूट्रस ना लिगामेंट से की मदद से ही पेल्विक वॉल में जुड़ा होता है। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। अब बेटा जी जो यूट्रस है ना हमारा, ये क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है वजाइना में, किससे, थ्रू द नैरो, और ये जो कैनाल देख रहे हो, ये सर्वाइकल कैनाल है, यही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना, ये यूट्रस कहाँ ओपन कर रहा है, यहाँ वजाइना में। ठीक है, थ्रू अ नैरो सर्विक्स, किसके किसके थ्रू बेटो जी, एक नैरो सर्विक्स, नैरो पतला सा रास्ता जो होता है उसको हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, उससे। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, हाँ इस कैविटी को हम सर्वाइकल कैनाल बोल रहे हैं। विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। अब ये कह रहा है कि जो वेजाइना के साथ मिलके, सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती है बच्चों। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे ही तो हमारा इम्प्लांटेशन होता है इस जगह पे। अब इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों जी यूट्रस में ही बच्चा कहाँ होता है, बच्चा पेट में नहीं होता है। हम कहते हैं ना बच्चा पेट में है, बच्चा पेट में नहीं होता है यार। पेट में तो कैसे हो सकता है, पेट में तो आपका कितना डाइजेस्टिव प्रोसेस होते रहते हैं, वहाँ पे HCl होता है, वहाँ पे फूड का प्रोसेस पूरा चल रहा होता है। बच्चा पेट में नहीं होता, बच्चा होता है यूट्रस में। ये है बच्चों यूट्रस, बेबी का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, और यूट्रस को हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हम वूम भी कहते हैं। और यहीं पे बच्चों जी बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो जब बर्थ होती है ना बेबी की, तो बच्चों वजाइना के इसी रास्ते से बर्थ होती है ना, तो हम बर्थ कैनाल में क्या आ जाता है हमारे बर्थ कैनाल में, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट यहीं पे हो रहा है। तो बर्थ कैनाल तो भाई बच्चा बॉडी से बाहर कैसे आता है बच्चों, वेजाइना के थ्रू ही ना आता है। तो उसी को, उसके सर्वाइकल कैनाल को और वेजाइना को मिला के हम इसी को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, है ना। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी। अब इसमें कुछ लेयर्स होती है बच्चों, जो बाहर की सबसे लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। उसके बाद ये जो मस्कुलर लेयर है ये मायोमेट्रियम होता है बच्चों जी। इसी में जब बर्थ होता है ना बेबी का, तो सबसे ज़्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में देखने को मिलता है। और उसके बाद अंदर जो ग्लैंडुलर लेयर होती है बच्चों, ये बहुत रिच होती है ब्लड वेसल्स में, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है बच्चों जी, जब भी कोई भी विमेन, कोई भी फीमेल जब इज व्हेन शी इज ऑन हर पीरियड्स और शी इज ऑन हर मेंस्ट्रुएशन, तब क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है ना, यही शेड ऑफ करती है बच्चों जी। ठीक है, यही इसी एंडोमेट्रियम ही टूट टूट के बॉडी से बाहर की ओर आती है। तो यही वो लेयर है, इसी को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। यही हर महीने बनती है, बिगड़ती है। अभी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आगे बात करेंगे ना, अभी तो सिर्फ लेयर हमने देख ली। ठीक है, कौन कौन सी होती है, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, देन मायोमेट्रियम,
और सबसे अंदर क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, अब देखो यही थोड़ा समराइज कर दिया। यूट्रस को हम वूम भी कहते हैं। यूट्रस कौन सी शेप का होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। ठीक है, वेजाइना में खुलता है किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। उल्टा करके लिख देगा कभी, यूट्रस ओपन इनटू सर्विक्स थ्रू वेजाइना, कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से समझना है। यूट्रस कहाँ ओपन कर रहा है भाई, वेजाइना में। इधर वाली ट्यूब को हम वेजाइना बोलते हैं, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। उल्टा लिखेगा तुरंत पकड़ लेना, गलत मत करके आना। सर्वाइकल कैनाल और प्लस वेजाइना को बर्थ कैनाल बोलते हैं, हाँ बिल्कुल अभी बताया मैंने। वॉल ऑफ यूट्रस हैज 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, है ना। अब देखो ये हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पे अब आ गए, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ये इनके पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में, मॉन्स प्यूबिस देखा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है बच्चों। ठीक, ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, और हम जो यूट्रस बात कर रहे थे वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है ना। अब देखो, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। मतलब ये मॉन्स प्यूबिस है ना, एक कुशन होता है बच्चों, यहाँ पे फैटी टिश्यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैटी टिश्यू होते हैं मॉन्स प्यूबिस में, और ये वही जगह पे जहाँ पे हेयर का ग्रोथ, जहाँ पे प्यूबिक हेयर ग्रोथ करते हैं ना बच्चों, उस पूरे एरिया पे, उस एरिया को जो ऊपर की ओर होता है, फैटी कुशन्स होते हैं, वहाँ पे टिश्यूज होते हैं जहाँ पे प्यूबिक हेयर ग्रोथ करता है, उसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, है ना। The labia majora are fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. अब देखो पूरी लाइन अच्छे से समझ में आएगी, डायग्राम को रिलेट करना बस। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, लेबिया मेजोरा ही क्या होता है बच्चों, ये बस फोल्ड्स होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे आप समझो, एक ऐसी लेयर होती है कि टिश्यूज की। ठीक है, ऐसे। अब ये फ्लैशी फोल्ड्स हैं, ठीक है, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस। अब ये जो लेबिया मेजोरा की हम बात कर रहे हैं ना, ये रहा, और ये कह रहा है जो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। अब देखिए यहाँ से ये लेयर आई है यहाँ नीचे तक, और ये एक्सटेंड डाउन कहाँ से आ रही है, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर आ रही है। ये कौन सी है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा है ये, और क्या लिखा हुआ है, मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग। अब देखो यहाँ से एक्सटेंड डाउन हो रही है, कहाँ से, मॉन्स प्यूबिस से, और ये वेजाइनल ओपनिंग जो है ना हमारी, और इसको क्या कर रही है, सराउंड कर रही है ना। देखो ये एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है। कहाँ से, लेबिया मेजोरा है, वो क्या है, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, सॉरी, लेबिया मेजोरा क्या है, आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, और ये एक्सटेंड डाउन हो रही है कहाँ से, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर आ रही है, ये देखो, और ये क्या कर रही है, कवर, वेजाइनल ओपनिंग को कवर कर रही है। ठीक है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम दी मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजाइनल ओपनिंग, आ रही है नीचे की ओर, और ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रही है। द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड ऑफ फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। अब ये क्या कह रहा है, ये लेबिया मेजोरा के बाद बच्चों एक दूसरी लेयर होती है लेबिया मेजोरा के नीचे ही, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा बच्चों जी, और दूसरी क्या है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड ऑफ फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे एक फिर से फ्लैशी फोल्ड्स होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। अब एक नया और टर्म आ जाता है, हाइमन। अब देखो हाइमन में क्या, हाइमन के लिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। मतलब वेजाइना की, वेजाइनल के आसपास की कवरिंग और इसके पार्शियली कवर्ड होती है, जी किससे कवर्ड होती है, हाइमन से कवर्ड होती है। ठीक है, अब द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। अब देखो जब फीमेल्स में है ना बच्चों, यूरिन एक्सक्रीट आउट, यूरिन को बॉडी से बाहर करने के लिए अलग ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग। और बच्चों जी जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए वेजाइनल ओपनिंग अलग होती है। फीमेल्स में दो अलग अलग ओपनिंग होती है, लेकिन मेल्स में क्या होता है बच्चों, यूरेथ्रा के थ्रू ही यूरिन भी बॉडी से बाहर जाता है और स्पर्म, सीमन भी उसी के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है,
पर फीमेल्स में क्या होता है, दो यूरिन के लिए अलग ओपनिंग होती है और हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लड मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी ब्लड आता है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए अलग ओपनिंग होती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो, द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। अब देखो ये कह रहा है लेबिया माइनोरा, देखिए लेबिया माइनोरा फ्लैशी फोल्ड्स थे, किसके नीचे थे, लेबिया मेजोरा के नीचे थे। अब ये कह रहा है जो क्लिटोरिस, ये देखो ये क्लिटोरिस है ना, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या कर रहा है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा इधर से जाती है और इधर से जाके जहाँ पे ये मिलती है ना बच्चों, जुड़ती है, वहीं पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। देखो, द क्लिटोरिस इज अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग है, इसके ऊपर दो लेबिया माइनोरा का जो जंक्शन होता है और वहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लिटोरिस कहते हैं, ठीक है। अब देखो, द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स, हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय अ सडन फॉल और जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ अ वेजाइनल टैम्पॉन्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा। अब ये बोल रहा है कि हाइमन जो है ना वो ब्रो, ये जो हाइमन हमने देखा कि ये पार्शियली कवर करता है वेजाइना को, तो इसमें ये कह रहा है कि हाइमन कैन बी ब्रोकन डाउन। ये हाइमन बेटा जी ब्रेक डाउन हो सकती है, या तो ये फर्स्ट क्वाइटस, आपका क्वाइटस या इंटरकोर्स कर रहे हो तब ब्रेक डाउन हो सकती है, और या तो आप जब कोई हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, कोई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, आप वेजाइनल टैम्पॉन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और कोई भी आप या तो साइकिलिंग कर रहे हो या तो कुछ भी फॉल हो, या फिर कभी आप कहीं से आपको बहुत भारी चोट लग जाए या फिर ऐसा कुछ भी हो जाता है, तो हाइमन का ब्रेकडाउन उस समय हो सकता है, ठीक है। In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or sexual experience. देखो, एक पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं कि हाइमन का ब्रेकडाउन पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस हो रहा है तब भी हो सकता है, और अगर आप या कोई स्पोर्ट्स जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, वेजाइनल टैम्पॉन का यूज़ कर रहे हो तब भी उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है। आप श्योर नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर इनका हाइमन है तो इन्होंने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया। बच्चों, उससे नहीं पता चलता है, हाइमन के होने या ना होने से आप ये नहीं कह सकते हो कि वो उस पर्सन ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं किया। इसमें यही लिखा है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर हाइमन नहीं है बेटा जी, क्योंकि हाइमन प्रेजेंट हो सकता है क्वाइटस के बाद भी, और हाइमन प्रेजेंट नहीं है अगर आपने क्वाइटस कर लिया और हाइमन नहीं है तो भी एक सिनेरियो बन सकता है, और आपने क्वाइटस किया हाइमन है वो भी एक सिनेरियो बन सकता है, और आपने XYZ कोई भी एक्सरसाइज की, हॉर्स राइडिंग की, टैम्पॉन्स का यूज़ किया तब भी तो हाइमन रह सकता है और नहीं रह सकता है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। चलो, अब आई होप क्लियर हो गया ना सबको एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये मॉन्स प्यूबियंस है, ठीक है, ये क्या है, लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया माइनोरा है, ये हाइमन है, ये वजाइना है बच्चों जी, ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या आता है, क्लिटोरिस है ये, ठीक है। और बच्चों ये पूरा एक्सटर्नल जेनिटलिया आई होप क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा है मेमोरी ग्लैंड। ओके, चलो। A functional mammary gland is a characteristic of all female mammals. देखो, अब mammals हैं उनकी तो characteristic ही होता है बेटा जी mammary glands, ठीक है। The mammary glands are paired structure जिसको हम breast कहते हैं, that contain a glandular tissue and variable amount of fat. तो मेमोरी ग्लैंड्स में बच्चों हम उनको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं, और उसमें एक ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं और कुछ हद तक फैट होता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब। अब ये क्या होता है बच्चों, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ना हर एक ब्रेस्ट में, उसमें क्या होता है 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, ठीक है।
कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्विलाई, और उसमें क्लस्टर ऑफ भैया गुच्छे होते हैं सेल्स के जिनको हम एल्विलाई कहते हैं। ठीक है, ये देखो डायग्राम में देखो, ये देख रहे हो, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक है, ये एक मेमोरी लोब है, ये एक मेमोरी लोब है, एक ये दूसरा मेमोरी लोब, ये तीसरा, ये ऐसे चौथा। ऐसे ही कह रहा है कि एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं और इसके अंदर एक क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो ना, उसको हम एल्वेलाई कहते हैं। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स जो है ना, इनको हम एल्वेलाई को बोल रहे हैं। ठीक है, The cells of alveoli secrete milk which is stored in cavities lumen of alveoli। और जो alveoli है ना बच्चों जी, यही मिल्क का सेक्रेशन कराता है जो स्टोर होता है कैविटी में, cavities lumen of alveoli। ठीक है, the alveoli open into memory tubule, the tubules of each lobe join to form a memory duct। अब क्या कह रहा है कि मेमोरी ग्लैंड में, पहले तो हमने देखा मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है, उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब्स है, ये मेमोरी लोब्स है, और उसके अंदर देन क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं, और उनका क्या काम है, मिल्क सेक्रेशन करना, मिल्क फॉर्मेशन सेक्रेशन करना है। ठीक है, अब उसके बाद ये सेक्रेशन करने के बाद ये यहाँ से एक डक्ट में आके छोड़ देते हैं अपना सेक्रेशन, उसको हम मेमोरी डक्ट कह रहे हैं। और फिर हर एक उससे डक्ट आते आते एक एम्पुला, यहाँ पे थोड़ा वाइडर पार्ट होता है, उसको हम एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला में आता है। देन उसके बाद ये वो आगे की ओर छोड़ देता है उसको, किसमें, लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल। अब ये एल्वेलाई किस में ओपन हो गई, ये एल्वेलाई जो थी ओपन हो गई किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल में। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल में ओपन हो गई, और द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म, सारे ट्यूब्यूल जुड़ जुड़ के क्या क्या बनाती है, ये मेमोरी डक्ट बना देती है। ठीक है, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी डक्ट ये मिल के ये सारी मेमोरी डक्ट मिल के एक वाइडर पार्ट होता है जिसको हम मेमोरी एम्पुला बोल देते हैं, वो बना देती है। और देन क्या लिखा है, विच इज कनेक्टेड टू रेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, और वो किससे जुड़ी होती है, रेक्टिफेरस डक्ट से, जिससे कि रेक्टिफेरस डक्ट से आता है, वो कहाँ पे ले जाके छोड़ देता है, निपल में ले जाके छोड़ देता है, फिर यहाँ से मिल्क बाहर चला जाता है बॉडी से। ठीक है, चलो ये था मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखे एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल हैं, उसके अंदर क्या है, एल्वेलाइज हैं, एल्वेलाई के बाद मेमोरी डक्ट, एल्वेलाइज आ जाती है, उसके बाद मेमोरी डक्ट आ जाता है, फिर एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस डक्ट, फिर निपल, फिर यहाँ से मिल्क जो है बाहर की ओर चला जाता है ना। और ये देखो यहाँ पे सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, सबसे पहले कहाँ पे, अब हमने देख लिया मेमोरी डक्ट में मेमोरी लोब 15 से 20 मेमोरी लोब है, उसके बाद उसके अंदर ये देखो एल्वेलाइज होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स, उसके बाद वो आगे की ओर अपने सेक्रीशंस को भेजती है मिल्क को, वो क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद वो मेमोरी डक्ट में आता है, मेमोरी डक्ट के बाद वो एम्पुला में आता है, एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट में आता है, और लैक्टिफेरस डक्ट उसको ले आके कहाँ पे, निपल में छोड़ देता है, और यहाँ से ही मिल्क बाहर चला जाता है बॉडी के। ठीक है, ओके अब हम नेक्स्ट क्लास में गैमेटोजेनेसिस जो है, अब गैमेटोजेनेसिस ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अब आज हमने जो पढ़ा ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चों इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना है ना, और आगे की क्लास रिवाइज करके आना। नेक्स्ट टाइम गैमेटोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं और वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। और कोई भी डाउट हो तो पूछना ज़रूर, ठीक है। और हाँ, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना, कोई भी डाउट हो पूछना ज़रूर। और सुनो, बिल्कुल भी हैरान, निराश और परेशान मत होना यार, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, ठीक है। कभी खुशी है तो कभी गम है यार, सब कुछ लाइफ में है ना, सब कुछ एक्सपीरियंस करेंगे अपन, तो कभी ये तो कभी वो, ठीक है। घबराना नहीं है यार, सब कोई हमें लगता है कि हाँ कि ये बहुत खुश है, इनके पास तो ये चीज़ है तो ऑब्वियसली ये आदमी बहुत खुश होगा, ऐसा नहीं होता। ये जीवन है, कभी आप भी सुख होगा, कभी दुख होगा, तो ये तो आता रहेगा सब कुछ। लेकिन अब वही है कि पढ़ाई में को अगर आपने पीछे छोड़ दिया, इन सब चीज़ों को आप आगे ले आओगे तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पीछे होते जाओगे बच्चों, और पीछे हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो जो भी है लाइफ को जियो, मस्त रहो, खुश रहो और अच्छे से पढ़ाई करो और स्वस्थ भी रहो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो,
ठीक है। अच्छा एक्सरसाइज करो, मम्मी पापा के साथ रहो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो बच्चा जी, और खुश रहो। स्ट्रेस और डिप्रेशन में मत जाना यार, कुछ नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ठीक है। खुश रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द वेरी बेस्ट, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। ओके, बाय बाय।